जय हिंद दोस्तों। 13 जून 2024 भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की प्रथम यात्रा पर अपुलवा इटली निकले। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे। यह G7 की 50वीं वर्षगांठ थी, सो ये इटली में मनाई गई। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम G7 के बारे में बात करेंगे कि आखिर G7 क्या है, क्या भारत की उसमें भूमिका क्या है, G7 का गठन कब, क्यों और कैसे हुआ, भारत और क्या भारत, पाकिस्तान, चीन भी इसके सदस्य हैं? यदि हैं तो भारत की भूमिका क्या है, इन सब चीज़ों पे आज हम नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 13 से 14 जून 2024 तक इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यह शिखर सम्मेलन 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। ये अपन ने देख लिया। ये लगातार तीसरा कार्यकाल था और प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम विदेशी यात्रा थी इस तीसरे कार्यकाल की। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अपन सबसे पहले यहाँ के की पॉइंट्स देखते हैं। जो 50वां G7 सम्मेलन हुआ है उसके कुछ प्रमुख की बिंदु देखते हैं अपन। ठीक है, G7 में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि बेसिकली अमेरिका और G7 के जो सहयोगी कंट्रीज़ है उनके द्वारा 2022 में आयोजित जो 48वीं G7 शिखर सम्मेलन थी, उसका उद्देश्य ये किया गया था कि जो विकासशील देश है उनके बुनियादी ढांचे हैं, उनकी कमियों को दूर करेंगे। बुनियादी ढांचे क्या हो गए, जैसे मकान हो गया या सड़क होगी, ये सब इनके बुनियादी ढांचे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, तो इन चीज़ों को वापस वहाँ पे तैयार करवाना, वहाँ पे इन चीज़ों की कमी है उनकी पूर्ति करवाना, ये इसका लक्ष्य रहा था। ठीक है, इसके बाद यह निम्न और मध्य आय वाले देशों की बृहत आधारभूत अवसंरचना संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मूल्य संचालित उच्च प्रभाव और पारदर्शी आधारभूत अवसंरचना साझेदारी है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। जो सेकंड रहता है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, इसको समर्थन और प्रोत्साहन देना। बेसिकली क्या है ये, जो G7 राष्ट्र थे इन्होंने IMEC को बढ़ावा देने का व्यक्त की है अपनी इच्छा। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है IME का, भारत और मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला ये एक मार्ग रहेगा जो रेल, सड़क और समुद्री मार्ग को एक साथ जोड़ के एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करेगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाए IMEC क्या है। ठीक है, ये एक आर्थिक गलियारा है जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने का कार्य करेगा। इसके उपरांत अपन इसमें आगे देखते हैं, जैसे द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में अपन और देखते हैं। तो ये सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उस पर हस्ताक्षरित करके ये चालू किया गया था। यह परियोजना PGI का ही हिस्सा है। ठीक है, जो अपन ने आगे देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो विकासशील देश है उनको उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित करना है। ये उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो प्रस्तावित IMEC के रेल मार्ग है ये शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग में शामिल होंगे जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, अर्थात पहला पूर्वी गलियारा ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा नॉर्थन कॉरिडोर उत्तरी गलियारा। ठीक है, एक जो ये पूर्वी गलियारा है यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसके अलावा IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत हो गया, ठीक है, और ये अरब कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो इन लोगों ने और अमेरिका, इन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये अपना भारत का मैप हो गया। इसको मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ अगर करूँ तो ये देखिए, ये भारत का मैप हो गया अपना। ये मुंबई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मुंबई से सबसे पहले ये UAE तक एक सी रूट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, सी रूट के बाद ये अपने जो
इसका ये रूट है, ये रेल रूट बन जाता है। जैसे यूएई हो गया, अल कुवैत, ठीक है, फिर सऊदी अरब में हराद, फिर रियाद सऊदी अरबिया का, फिर अल हदीथा, फिर इज़राइल का हाइफा, फिर ग्रीस का पेरिस, ये सब ऐसे जोड़ के इसको बनाया गया है। ये काम चल रहा है, ठीक है। सो ये इसका रहता है। इसके बाद जो इनका थर्ड जो की पॉइंट है वो एआई गवर्नेंस को मजबूत करने का है, ठीक है। जो G7 के नेता हैं वो चाहते हैं कि पारदर्शिता है, ठीक है, और कोई भी जो कार्य हो इसके अलावा जिसमें गवर्नेंस को अपन और इजी वे में एक्सेस कर पाए, ठीक है, और जोखिमों को कम कर पाएँ और नवाचार के साथ एक समावेशी विकास भी कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आज एआई का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एआई के बिना ये कार्य पॉसिबल नहीं रहते, ठीक है। इसके अलावा अपन और आगे चलते हैं। यूक्रेन के लिए असाधारण राजस्व त्वरण किया गया ERA, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन। इसमें क्या था, 50 बिलियन तक अमेरिकी डॉलर की सहायता की गई, ठीक है। और फिर कुछ और है, जैसे रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें USA ने रशिया पे कुछ सैंक्शंस और प्लान किए हैं। इसके अलावा G7 ने 50 बिलियन डॉलर का लोन यूक्रेन को दिया है, ठीक है। जेलेंस्की है, उन्होंने G7 से एक मार्शल प्लान की गुजारिश की है जो यूक्रेन का रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्शल प्लान, अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, मार्शल प्लान क्या है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा, मार्शल प्लान क्या है। इसके अलावा चाइना रिलेशंस है। सो G7 ने फोकस किया है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जो चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, सो उस पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे नए टैरिफ लगाए गए हैं। सो ये इनके जो मेन की पॉइंट्स रहते हैं। अब अपन देख सकते हैं जैसे G7 है, ठीक है, G7 में 7 कंट्रीज़ हो गई, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, ठीक है। जबकि G8 में कौन आ गया, G8 में रसिया आ गया। रशिया एक बार आया था, लेकिन जब इसने दूसरे देश पे हमला किया तब इसको वापस बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। और जब G20 आता है, G20 में टर्की, यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ आती है। क्लियर। अपन आगे चलते हैं। फिर अब G7 के बारे में अपन पढ़ते हैं। G7 का परिचय, गठन, समूह की प्रकृति, ये किस टाइप का ग्रुप है, ठीक है, उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया और क्या वो उद्देश्य ये हासिल कर पा रहा है, और इसका महत्व क्या है, आज के वर्तमान स्थिति में क्या महत्व इसका रह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे अपन देखते हैं। सो अपन इसका परिचय देखते हैं। तो G7 विश्व की सर्वाधिक विकसित उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। सो G7 क्या है, विश्व की सर्वाधिक विकसित उन्नत और अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। याद रखना, सबसे जो डेवलप्ड कंट्री है और उन्नत अर्थव्यवस्था है, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया इकोनॉमी है, ठीक है। इसके अलावा इस जो ये ग्रुप है इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान और USA और कनाडा शामिल है। याद रखिएगा, इसके जो G7 की जो कंट्रीज़ है उसका क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा यूरोपीय संघ है, IMF है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो चीफ होते हैं, ठीक है, उनके जो चीफ होते हैं या कोई डायरेक्टर होता है, सो उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वो हर साल होता है, ठीक है। और इसके जो भी सदस्य होते हैं, इसके जैसे 7 सदस्य हैं, तो बारी बारी इनमें कोई भी एक सदस्य इसका आयोजन करता रहता है, ठीक है। तो इस बार ये कहाँ पे आयोजित हुआ, इस बार ये इटली में मेलोनी जी ने आयोजित किया। इसके अलावा अपन इसका जब गठन की बात करते हैं अपन, ठीक है, सो 1973 में जब तेल का संकट आया था, ठीक है, सो उस स्थिति में एक वित्तीय संकट पैदा हो गया था, जिसके कारण जो 6 प्रमुख औद्योगिक देश थे उन्होंने 1975 में एक बैठक बुलाई,
जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, इन्होंने एक बैठक बुलाई और उसमें जब 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ था। याद रखिएगा कनाडा कब शामिल हुआ, 1976। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। सो फिर इसका नाम ये G7 पड़ गया जब 1976 में कनाडा इसमें ऐड हुआ। 1997 में रूस भी G7 में शामिल हुआ था, लेकिन और उसके बाद इसका नाम G8 हो गया था। लेकिन 2004 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और इसके बाद इसका वापस G7 हो गया ना। तो रूस को कब निकाला गया था, 2014 में जब क्रीमिया क्षेत्र पर अटैक हुआ था, उसके बाद रूस को इसमें से हटा। अब अपन देखते हैं ये जो G7 समूह है ये किस प्रकृति का है। सो ये याद रखिएगा ये एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, अनौपचारिक का मतलब ये रहता है लाइक यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल और फॉलो करता है, नहीं, इसमें एक नॉर्मल सी मीटिंग की तरह रहता है ये, जहाँ पे ये जो विश्व के जो ऐसे मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे, उन पे बातचीत करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अध्यक्ष करने वाला बारी बारी से चर्चाओं का नेतृत्व करता रहता है। सो इसमें एक ये याद रखिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि एक ही बंदा कुछ करता है। इसके अलावा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है इसमें। ठीक है, अब कानूनी प्रवर्तन के अभाव के बावजूद G7 की शक्ति इसके सदस्यों के आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व से उत्पन्न होती है। यदि ये प्रमुख शक्तियाँ किसी कार्रवाई पर सहमत हो जाएं, तो वैश्विक मुद्दों को व्यापक तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। अब देखिए इसमें अपन सब जानते हैं, जैसे ये प्रमुख शक्तियाँ हैं, काफ़ी बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, अगर ये किसी एक चीज़ पे सहमत हो रहे हैं, तो अब अपन ये मान के चलते हैं कि एक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस चीज़ पे सहमत हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को करने में एक अपन ये कह सकते हैं उस चीज़ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है फिर। ठीक है, उनके डिसीजन में। इसके अलावा यहाँ पे सीमित वैधानिक शक्ति रहती है, जैसे ये प्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बनाता। ठीक है, ये कुछ घोषणाएं और प्रयास करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित कर सके। साथ ही वैश्विक एजेंडे को भी आकार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने इसकी प्रकृति देखी, अब अपन देखते हैं इसके उद्देश्य क्या रहते हैं। उद्देश्य में अपन देखते हैं संवाद है उसको सुगम बनाना। जो G7 के सदस्य देश है उनके महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक एवं स्पष्ट चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के साथ साथ आम सहमति बनाने का भी अवसर प्राप्त करता है। सो ये जो विश्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें एक 360 व्यू लेते हैं और उनको उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं लाइक सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी कोई सामूहिक कार्यवाही ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के लिए समन्वित राजनीतिक प्रतिक्रिया विकसित करना है। इसमें व्यापार समझौते, सुरक्षा खतरों और जलवायु परिवर्तन पहलों जैसे मुद्दों पर सहयोगात्मक प्रयास शामिल हो सकते हैं। एजेंडा निर्धारित करते हैं। G7 की चर्चाएं और घोषणाएं महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक संवाद की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकता को आकार देने में सहायता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, सो ये ब्रीफली है। ये जैसे अगर आप PCS दे रहे हो या UPSC मेंस दे रहे हो, उस चीज़ में आप ब्रीफ में अगर लिखना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे ये इसको आराम से लिख सकते हो। अब G7 का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये जो धन के अगर अपन नज़रिए से देखें तो ये 60% जो दुनिया की 100% संपत्ति है ना, अगर दुनिया में मान लेते हैं 100% संपत्ति है, तो सिर्फ 60% इनके पास है। ये जो G7 का समिट हो रहा है। ठीक है, विकास जो GDP है, ठीक है, GDP का 46% भाग इनके पास है और जो जनसंख्या है उसका 10% भाग। ठीक है, हालांकि चलो जनसंख्या तो काफ़ी कम है, इतना नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10% लोग मिलकर 90% लोगों का डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, ये कोई भी तरह का सेंस नहीं बनाता, लेकिन हाँ संपत्ति 60% रहती है और GDP का 46% भाग ये संचालित करते हैं। अब जैसे कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बताया था आपको, लेकिन भारत 2019 से कंटिन्यू
इसकी बैठकों में शामिल हो रहा है एज अ गेस्ट, ठीक है। और जैसे 2019 में फ्रांस में, ठीक है, 21 में यूके में और 22 में जर्मनी में आयोजित हुआ था, तो भारत उस वक्त भी अतिथि के रूप में वहाँ पे गया था, भारत ने भाग लिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये जब अपन ने देख रहे हैं कि भारत कंटिन्यू वहाँ पे जा रहा है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और लोग उसे मान भी रहे हैं, सो उसके पीछे क्या जादू हो सकता है, ठीक है। ये मोदी जी का जादू नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं इसलिए बुला रहे हैं, नहीं, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें काम करती है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। सो हमारा क्वेश्चन यही बनता है, G7 में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है। सो भारत का सबसे पहले आता है भारत का आर्थिक महत्व। 3.57 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 4 सदस्य देशों फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा से भी बड़ी है। तो अपने आप में भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी है आप देख सकते हो, जो फ्रांस, इटली, यूके और कनाडा से भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में युवा और कुशल कार्यबल की प्रचुरता, बड़ी बाजार क्षमता, कम विनिर्माण लागत और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं। आज भारत में कम रेट में काफ़ी युवा और कुशल कार्यबल मिल रहा है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी रेट भी कम है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ प्रॉपर्टी और बनाना चाहता है, वो भी बाहर के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, तो बाहर के इन्वेस्टर को ये जगह काफ़ी सूटेबल लगती है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए। सो भारत में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आगे भी काफ़ी होगा। इसके अलावा इसमें अपन दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का सामरिक महत्व। भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में विश्व रूप से हिंद महासागर में पश्चिम के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। चीन अमेरिका और से डायरेक्ट कंपटीशन कर रहा है, सो इस स्थिति में ये भी रहता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, सो भारत एक ऐसा है जो चीन को कंपटीशन दे सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी में और हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन भारत की जो ग्रोथ स्पीड है वो भी अभी काफ़ी तेज़ हो रही है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारियां, इटली के साथ बढ़ते संबंध उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। सो ये भी सबसे बड़ा एक पॉइंट है, इसलिए भारत G7 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा अपन देख ऊर्जा संकट से निपटने में भारत की भूमिका। रूस में रियायती दरों पर तेल प्राप्त करके और यूरोप की उत्कृष्ट ईंधन की आपूर्ति करके भारत यूरोपीय ऊर्जा संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के कारण यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यूरोप ने रूस से ऊर्जा आयात में कटौती कर दी है। भारत रूस से तेल लाकर उसे परिष्कृत करता है और फिर यूरोप को निर्यात करता है, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होता है। सो बेसिकली अपन ये मान सकते हैं, यूरोप ऊर्जा संकट आ रहा है, सो यूरोप भारत पे डिपेंडेंट हो रहा है ऊर्जा संकट से निपटने के लिए। तो ये भारत में एक काफ़ी गर्व करने की बात है। इसके अलावा अपन और इसमें फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रूस यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता के लिए भारत की क्षमता। रूस और पश्चिमी देशों के साथ भारत के लंबे समय से संबंध है, जिससे वह यूक्रेन संघर्ष में संभावित मध्यस्थ बन सकता है। अपने तटस्थ रुख का फायदा उठाकर भारत दोनों पक्षों के लिए समाधान का सुझाव दे सकता है और युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति को सुगम बना सकता है, ठीक है। अब हालांकि ये काफ़ी डिप्लोमेटिक चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ हद तक भारत का एक प्रभाव रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अपन अगर इसमें और कुछ बात भी करें, ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। जैसे मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। जो G7 समिट 2000 ये तो 24 का था, ठीक है, 2024 वाला हुआ था इटली में, ठीक है, लेकिन G7 2025 का कहाँ पे है? कनाडा में होगा, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं 2025 का कहाँ पे प्रस्तावित है? कनाडा में। इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि चाइना और इंडिया दोनों ही इसके मेंबर नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया 2019 से कंटिन्यू यहाँ पे एज ए गेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
लाइक जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो G7 के हर मीटिंग में भाग ले रहा है, ठीक है, 1977 से, लेकिन वो इसका भाग नहीं है। याद रखिएगा, वो यूरोपियन यूनियन G7 का भाग नहीं है, लेकिन वो 1977 से इसकी सारी मीटिंग्स में भाग ले रहा है कंटिन्यूसली। ये फैक्ट भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इंडिया को क्या फ़ायदा है। लाइक G7 तो चलो इंडिया को बुला रहा है, G7 के फ़ायदे हैं, लेकिन G7 अगर इंडिया को बुला रहा है तो इंडिया के भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अब अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ G7 समिट फॉर इंडिया, ठीक है। भारत के लिए ये कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसके भी काफ़ी कुछ रहते हैं। तो सबसे पहले रहता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, देखिए, अगर अपना देश बाहर जा रहा है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है, अब प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी पावरफुल लीडर्स हैं दुनिया के, ठीक है। सो यहाँ वहाँ पे एक भारत का जो स्थान है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऑलरेडी जो वर्ल्ड की पावरफुल शक्तियाँ हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात और रहती है जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब जब भारत G7 के साथ जा रहा है तो G7 में काफ़ी जो भी कंट्री हैं और सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है। सो भारत को ये लोग ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में और सिक्योरिटी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। किस में? ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप है, इनका सिस्टम है जो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं, और भारत में नई टेक्नोलॉजी भी आने के आगाज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इससे। सो भारत जो भी फ़िलहाल AI का ज़माना है, सो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रोल निभा सकता है। इसके अलावा अपन अगर और इसमें देखें, जो ग्लोबल पॉलिसी बन रही है, ठीक है, जो ये लोग अभी बैठते हैं, ठीक है, जो दुनिया के बड़े बड़े इश्यूज़ पे ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये लोग इन पे बात कर रहे हैं। सो इसमें भारत भी एक अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। सो भारत भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। सो इसमें भारत का भी एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, भारत भी इन्फ्लुएंस कर रहा है इस चीज़ को। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपन को मिल ही रही है, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी अपन को मिल रही है। कैसे? ट्रेड में इन देशों के साथ ट्रेड करके, इन्वेस्टमेंट करके, कोलैब करके, ये भी हो रहा है। इसके अलावा अपना जो रिकॉग्निशन है अपने देश का, हालांकि इंडिया को किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तौर पे लाइक हमारे PM जा रहे हैं, तो बाकी देशों में भी उनको जाना जा रहा है और काफ़ी इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी के रूप में उभर रहे हैं वो। तो ये चीज़ें का हमारे जो G7 में हम G7 के थ्रू हमें मिल रही है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है, ठीक है। सो ये आज का टॉपिक था। जाते जाते एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? मैंने आपको बताया था, वो एक मैप बताया था जिसमें सारा दिखाया हुआ था। सो इसका आंसर आप देख के, ठीक है, देख के मुझे बताना, और कमेंट बॉक्स में आप सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, मैं वेट करूँगा।
और इसमें अगर इस सेशन में और भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी G7 के मैंने सारे जो भी इश्यूज़ थे वो कवर कर लिए, सारे फैक्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर अपन को एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वे में भी मैंने सारा कवर किया है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर भी करिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, और कमेंट भी करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ इन्फॉर्मेटिव। और अगर कोई भी और इश्यू आए मेरी वीडियो में या इससे रिलेटेड कुछ भी तो मुझे बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ग्रोथ कैसे करूँगा मैं, बताइए, है ना। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।